हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें पहला नंबर का मॉडल पेपर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, रोजाना टेस्ट देते रहिए और अपनी तैयारी का स्तर है वो जांचते रहिए। पूरा का पूरा मॉडल पेपर का आपको टेस्ट देना है। आज से आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? यानी कि कांच में से गुजरने वाले प्रकाश की सबसे धीमी गति है वो किसकी होती है? तो वो होती है दोस्तों बैंगनी की। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बैंगनी की। आगे देखिए, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय है। तो यहाँ पे देखिए एफएम की फुल फॉर्म का क्या होगी, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये एफएम की फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। तो दोस्तों, टमाटर में क्या पाया जाता है? सीधा सा है, वो है साइट्रिक अम्ल। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, स्पंदन की दर से डॉक्टर को किस बात का पता लग चलता है? स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है? तो दोस्तों, डॉक्टरों को हृदय की धड़कन का पता लगता है। क्या किसका पता लगता है? हृदय की धड़कन का। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो क्यों उड़ते हैं? तो देखिए, रडार संसूचन से बचाव हेतु, रडार संसूचन से बचाव हेतु युद्धक विमान है वो अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग है जिसमें वर्णांक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णांक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कॉर्निया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कॉर्निया। आगे देखिए, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो इसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल का दबाव नापा जाता है। तो दोस्तों, वायुमंडल का दबाव है वो किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है किसे? बैरोमीटर से। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों, ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे, दोस्तों आपने देखा होगा साइकिल स्कूटर में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, उससे क्या होता है? तो दोस्तों, उससे पहिए और धुरी के बीच घर्षण घट जाता है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अब दोस्तों अपने 10 प्रश्न है वो साइंस के हो चुके हैं। अब देखिए आगे, अब अपन सामान्य ज्ञान में चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ दोस्तों शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके अन्य नाम दे रखे हैं, यानी कि उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अमित्र घात, ये दोस्तों बिंदुसार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिंदुसार को, यानी कि शत्रुओं का विनाशक। ठीक है, और अशोक को, यानी कि सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं अशोक को। चाणक्य को दोस्तों आप सभी को पता है विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। अब बचा अपने पास चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को दोस्तों सेंड्रोकोट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है? तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है,
देखिए 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है 13वें नंबर के प्रश्न में। एक तरफ दोस्तों शहर है, दूसरी तरफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कहां से किया था? ठीक है, यहाँ पे देखिए झांसी, झांसी का तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। झांसी का जो नेतृत्व है वो दोस्तों 1857 की क्रांति का वो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बिल्कुल सही है। लखनऊ, लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से दोस्तों अजीमुल्ला खान ने किया था। और फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमद शाह ने किया था, मौलवी अहमद शाह ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4 3 2 1। तो इसका कूट भाषा में सही कूट भाषा में सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, यानी कि एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको टेस्ट है वो पूरा का पूरा 150 प्रश्नों का देना है, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और रोजाना टेस्ट दोगे तो आपको पता नहीं कौन सा प्रश्न है वो कहाँ काम आ जाए, कौन सी ट्रिक है वो कब काम आ जाए। इसलिए टेस्ट देना आपको बहुत ही बहुत जरूरी है। 14 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता है ये कौन से युग की थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो कौन से मुगल बादशाह ने दोस्तों आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी? किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों शाहजहां ने। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहां तक सीमित है? भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहां तक सीमित है? तो ये सीमित है दोस्तों कहां तक है? तो मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक, मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक, जिसमें अपना हाड़ौती का पठार भी आ जाता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो कौन सी श्रेणी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो ये होता है दोस्तों तमिलनाडु में सर्वाधिक होता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल व असम के अंदर। पश्चिम बंगाल व असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों देखिए पश्चिमी घाट में, बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह लक्षद्वीप में, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्व भारत में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों के 1200 मीटर ऊंचाई वाले भागों में, ये भी इसमें सही है। तो इन सभी स्थानों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सलाल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में है कौन सी नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना है ये दोस्तों देखिए चिनाब नदी पर है ये परियोजना, सलाल परियोजना। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया दोस्तों कौन से वर्ष? तो 1974 में लागू किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। एक यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है कौन सा है? तो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है कौन सा है? तो वो है दोस्तों कोलकाता। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इनमें से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो वो है दोस्तों प्राक्कलन समिति। कौन सी है सबसे बड़ी समिति? प्राक्कलन समिति। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? यानी कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो क्या है, क्या होनी चाहिए आधारभूत? तो वो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये 4 कथन दे रखे हैं, ये महान्यायवादी से संबंधित ही दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक तो भारत का महान्यायवादी, ये तो बिल्कुल सही है ही। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता और लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी है वो लोकसभा में बोल सकता है। तो इसमें 1 और 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, कब प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 14 अगस्त 1947 को। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों भाग 11 में, भाग 11 में संघ राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकेंगे, यानी कि वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वो है 552, अधिकतम 552 हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? भारतीय वर्तमान में कितनी है लोकसभा सीटें? तो 545। ठीक है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है दोस्तों किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय को। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। मृत्युदंड को क्षमा है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में यह अधिकार है। तो यानी कि अपना ये इसमें राज्यपाल से संबंधित ये कथन गलत है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही बात है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, ये भी सही बात है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट, इसमें गलत कौन सा कथन है? तो वो है 2 नंबर का। तो अपना राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष में, आर्टिकल 280 के अनुसार। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए,
आईसीसी द्वारा घोषित वर्ष 2019 के पुरस्कारों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। तो सही कूट का अपने को इसमें चयन करना है कि इसमें कौन सा सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, ठीक है, बिल्कुल सही है। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पेट कमिंस, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चाहर, ये भी दोस्तों इसमें सही है, यानी कि इसमें चारों ही सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन ABCD। आगे देखिए, इसमें 36 नंबर प्रश्न है। अक्टूबर 2019 में किसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड 2018 प्रदान किया गया? यानी कि अक्टूबर 2019 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को यह पुरस्कार दिया गया था। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता? तो दोस्तों अंडर 19 विश्व कप है वो 2020 में किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांग्लादेश ने। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है। देखिए, माइंड मास्टर्स नामक पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है जिसका दिसंबर 2019 में विमोचन किया गया था? माइंड मास्टर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों विश्वनाथ आनंद। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, बीकानेर जिले के उत्तर में स्थित जिला है। बीकानेर जिले के उत्तर में स्थित जिला है तो दोस्तों सीधा सा है, आंख बंद करके आप इसका उत्तर लगा सकते हो, वो है श्री गंगानगर। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए, फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका है। एक पुस्तक है जिसका नाम है फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका है, वो कौन है? तो वो है दोस्तों फ्रांसिस टेफ्ट, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस टेफ्ट। आगे देखिए, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये कौन सी शैली पर आधारित है? तो दोस्तों ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, धरती दोरारी राजस्थानी कविता के लेखक हैं। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, धरती दोरारी इस राजस्थानी कविता के लेखक हैं वो है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है दोस्तों नगर, दूसरी तरफ है भाषा, यानी कि कौन सी भाषा कौन से कहाँ पर बोली जाती है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सा आप लगा सकते हैं, यहाँ पे जयपुर। जयपुर की भाषा कौन सी है? तो वो है ढूंढानी, ठीक है। अब हाड़ौती यहाँ पे दे रखा है, हाड़ौती भाषा। तो हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। तो यहाँ पे कोटा दिख रहा है आपको, तो ये कोटा की भाषा हो जाएगी हाड़ौती, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रज दिख रहा है और ब्रज में आता है दोस्तों भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा इसमें ब्रज में भरतपुर, यानी कि भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। बच्चा अपने पास बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा की दोस्तों बागड़ी भाषा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 4-3-1-2, 4-3-1-2। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ जिला है, यानी कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है ये अपने को इसमें बताना है और सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सहरिया जनजाति दे रखा है। अब सहरिया जनजाति दोस्तों आप सभी को पता है कि 12 जिले में निवास करती है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 नहीं है तो 12 के आसपास में कोई जिला होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सहरिया जनजाति है वो कोटा जिले में निवास करती है। अब कोटा है वो 12 के पास में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों भील जनजाति है, ये दोस्तों कहाँ पर निवास करती है? तो ये निवास करती है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मीणा जनजाति है ये दोस्तों जयपुर में निवास करती है सर्वाधिक, और गरासिया जनजाति है ये दोस्तों उदयपुर में निवास करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 3-4-2-1, 3-4-2-1। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों कहाँ पर? सीधा सा है, भरतपुर। भरतपुर में कहाँ पे? तो दोस्तों बयाना में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बंद बारेठा अभ्यारण्य है ये बयाना में स्थित है, भरतपुर मत कर देना। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो राजस्थान में बहती है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह नदी है। तो वो नदी है दोस्तों मेहंद झील से निकलती है। कौन सी? माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में राजस्थान में से होती हुई ये खंबात की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, जिन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, वे खनिज कौन से हैं? तो वे खनिज हैं दोस्तों कौन से? तो घिया पत्थर, चूने का पत्थर, संगमरमर। घिया पत्थर, चूने का पत्थर, संगमरमर। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो गोटन, मांगरोल और खारिया खंगार, इन तीनों स्थानों पर दोस्तों सफेद सीमेंट के कारखाने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में जो सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई गई है वह है। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में जो सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है वो है दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, यानी कि बूंद बूंद टपकाना सिंचाई। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक अपने सिर पर 2 मटके रखकर शीशे के ऊपर नंगी तलवार पर नृत्य करते हैं। तो दोस्तों वो नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है भवाई नृत्य। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, अरावली विकास परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू है। अरावली विकास परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू है तो वो क्या है? तो वो है वनों की कटाई को रोकना। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? खेतड़ी में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूमेशन लिमिटेड, ये जयपुर में है। यहाँ पे दोस्तों उदयपुर गलत दे रखा है। तो अपना राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ये अजमेर में है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सबसे अधिक सहायक संगठन है। राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सबसे अधिक सहायक संगठन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम, रिको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है? तो सबसे बाद में सूर्य अस्त है वो दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों जैसलमेर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो ये दोस्तों चंबल नदी पर बांध है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस नदी का उद्गम अजमेर के निकट है? तो कौन सी नदी का उद्गम है वो अजमेर के निकट है? तो दोस्तों नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा शासक चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो चित्रकला के क्षेत्र में कौन सा शासक है वो प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सावंत सिंह। बनी ठनी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये वहीं का ही है, किशनगढ़ का। आगे देखिए, किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो यहाँ पे देखिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार है वो किसने नहीं की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, राणा उदय सिंह, राव जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, यहाँ पे राज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अधीनता स्वीकार नहीं की थी लेकिन सहयोग तो थोड़ा बहुत किया ही था। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को इस राज सिंह की जगह काट के आप चंद्रसेन कर दो। ठीक है, चंद्रसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा स्थान घोड़ों का स्वर्ग कहलाता है? तो कौन सा स्थान है वो घोड़ों का स्वर्ग कहलाता है?
तो वो है दोस्तों आलम जी का दौरा। आलम जी का दौरा है ये दोस्तों घोड़ों का स्वर्ग कहलाता है। आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे अधिक विस्तार किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? तो ये दोस्तों उदयपुर में है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में दोस्तों किस नाम से? तो गिरवा के नाम से जानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, उदय सागर झील से निकलने के पश्चात आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? उदय सागर झील से निकलने के बाद आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, पिचियाक बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये पिचियाक बांध है ये जोधपुर में है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो राजस्थान का चेरापूंजी है वो किसे कहते हैं? तो ये बांसवाड़ा को कहते हैं दोस्तों चेरापूंजी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? राज्य के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कहाँ पर होता है? तो ये श्री गंगानगर में। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फड़ौदी किस जिले में है? तो ये जोधपुर में है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष है वो किसे कहते हैं? तो सीधा सा है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। आगे देखिए, सागवान के वन किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य में सागवान के वन पाए जाते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें अब इंग्लिश की क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पैसेज से संबंधित अपने को आंसर देना है 69 से 62, यानी कि 4 क्वेश्चनों का है आंसर अपने को पैसेज पढ़ने के बाद में देना है। तो दोस्तों मैं पैसेज के आंसर है वो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा किसका उत्तर होगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आगे ले चलता हूँ 73 नंबर प्रश्न में। इसमें देखिए, यहाँ पे एरर बताना है कि एरर है वो किस में है। देखिए, ऑन लास्ट संडे आई मीट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली नो एरर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्सीडेंटली से तात्पर्य क्या हो जाएगा? दुर्घटनावश, यानी कि जो कि किसी वस्तु की असामान्य स्थिति में त्रुटियों के फलस्वरूप दोस्तों सही दिशा में काम न करने से अपरिहार्य गलत परिणाम मिलता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा? तो वो है इसमें एक्सीडेंटली, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई हैव सीन सो फार से पहले दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसमें द मोस्टेस्ट, इसमें इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 75 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए सिनोनिम बताना है अपने को, यानी कि समानार्थक शब्द अपने को इसमें बताना है। तो देखिए सोलेस, तो सोलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सांत्वना देना, यानी कि दोस्तों सांत्वना देना। तो इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब आराम। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एंटोनिम, यानी कि विलोम शब्द अपने को इसमें बताना है। तो देखिए ओब्सोलेट, ओब्सोलेट का मतलब क्या होता है? तो वो है अप्रचलित। क्या हो जाएगा? अप्रचलित, यानी कि जो चलन में ही नहीं है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंटेम्प्रेरी। इसका मतलब होता है समकालीन, यानी कि प्रचलित। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका कंटेम्प्रेरी है, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए सी सेट द, देखिए कैंप फायर टेलिंग स्टोरीज एंड सिंगिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसमें खालिस्तान में क्या आएगा, अराउंड आएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अंडरलाइंड है, अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए AWRY को, अवरे को, ठीक है। तो देखिए द पिक्चर इज हैंगिंग अवरे, तो इसका अवरे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेढ़ा, क्या होता है, टेढ़ा, ठीक है। और टेढ़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो सीधा। तो यहाँ पे स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए दुर्वस्था, ये जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है पित्रादेश शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों सीधा सा है पितृ प्लस आदेश, ठीक है, पितृ प्लस आदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एक तो सती है और एक सीति है, ठीक है। तो क्षति का मतलब क्या होता है, हानि, और सीति का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेष्टि शब्द का विलोमार्थक शब्द है, तो वेष्टि, वेष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों वो है समष्टि, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट अंकेषण के लिए परिभाषिक शब्द है, तो अंकेषण के लिए परिभाषिक शब्द हो जाएगा दोस्तों वो है ऑडिट, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑडिट। आगे देखिए 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह अवयवी भाव समास का है, तो यहाँ पे के अनुसार, समय के अनुसार, आपको ये के अनुसार जहां पर भी दिख जाए आप आंख बंद करके अवयवी भाव समास कर देना, तो 3 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एक लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो कौन सा वाक्यांश लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए लोकोक्ति। लोकोक्ति के अंदर लास्ट में जो ना शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ना शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ना शब्द का जिसमें भी प्रयोग हो आप समझ लेना वो मुहावरा है। तो यहाँ पे देखिए सिर में ओखली देना, यहाँ पे ना शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये मुहावरा है, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है, कौन सा पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए मूल, मूड, मोल, ठीक है, मूड मोल यहाँ पे एक गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से अन्य से भिन्न शब्द को छांटिए, प्रत्यय की दृष्टि से अन्य एक शब्द भिन्न दे रखा है वो अपने को इसमें छांटना है, तो वो है दोस्तों मौखिक, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाकी के अंदर इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों इसमें वो है सुसुष्टि, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द है, यह काम मैं आप कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द है, तो आप शब्द है वो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो वो हो जाएगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो आ उपसर्ग है वो किस में नहीं है, तो वो है आकाश में आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, अब अपन दोस्तों मैथ की क्वेश्चन करेंगे। देखिए 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो सीधा सा है 12 × 18 कर लो, कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों 316 हो जाए, सॉरी 216 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 216। अब देखिए आगे, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो प्रत्येक में 3 जोड़ना है, तो 12 × 3 कर लो, कितना हो जाएगा 36। अब 216 के अंदर 36 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 252, ठीक है। 252 में आप 12 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 21, तो अपना नया औसत कितना आ जाएगा 21, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 92 नंबर प्रश्न है, हरि तथा मोहन ने एक ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा, हरि को 52% मत मिले और उसने मोहन को 90 मतों के अंतर से हराया, चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ। अब देखिए
अगर इसको 52 मिले तो उसको कितने मिले हैं, तो दोस्तों दूसरे वाले को, सामने वाले को 48 मिले हैं। तो 52 में से 48 गए तो कितने बच गए, 4, यानी कि 4% बराबर कितने, 90। अब 90 में दोस्तों आप क्या करोगे, 4 का भाग दे दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो वो है देखिए 4 दूनी 8, 2 बार गया, फिर बचा यानी कि 22.5 बचा, यानी कि टोटल है ये 22.5 है, ये 1% है, तो 100% कितना होगा, तो ये होगा दोस्तों 2250। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2250। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 30% बढ़ा दिया जाए तथा हर में 10% घटा दिया जाए तो भिन्न बदलकर 7/9 हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 7/9 हो जाती है। अब देखिए सीधा सा है भाई, 100 है अपने पास, यानी कि x बराबर कितना कितना लिख देता हूँ मैं, 130/100 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार नीचे y में दोस्तों मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना घटाया है, 10, तो यानी कि 90 बटे दोस्तों कितने, 100, बराबर में कितना दे रखा है, 7/9, ठीक है। अब काट लो, इसको काटोगे तो दोस्तों 7/13 आ जाएगा अपना राइट आंसर। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये अपने को इसमें बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब यहां पे देखिए अगर आप 70 का 70% निकालें, 70 का 70% निकाले तो कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। अब 70 में से 49 गए तो कितने बचे अपने पास में, 21। तो अपना राइट आंसर इधर 21 रुपये है कि नहीं है, 21 रुपये बेचने, यानी कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। तो सीधा सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 70, ठीक है। सीधा सा ये एक ट्रिक है, 70 × 70 आप करके देख लेना, राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना 49, और 49 को 70 में से 49 घटाओगे तो दोस्तों यहाँ पे 21 आ जाएगा, और 21 यहाँ पे देखिए 21 रुपये बेचने पर 21 रुपये आ रहा है ना, तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए इसमें 95 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए 20 किलो का क्रय मूल्य 15 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो सीधा सा है भाई, डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने किलो का आ रहा है, तो 5 किलो का, तो 5/15 कर दो इंटू 100, तो ये 3 बार गया, 100 में 3 का भाग दिया तो 33.5%, यानी कि सॉरी 33 सही, 1/3%। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, राम ने 500 खिलौने 1 रुपये में 50 पैसे प्रति खिलौने की दर से खरीदे, ठीक है। यानी कि अब आपको सीधा सा है 500 × 1.50 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 750, ठीक है। आगे देखिए उनमें से 50 खिलौने टूट गए। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है कि देखिए उनमें से 50 खिलौने हैं वो टूट गए। अब चलो ये भी मान लेते हैं कि 50 खिलौने हैं वो टूट गए, शेष को उसने 1 रुपये 60 पैसे प्रति नग के हिसाब से बेचा, यानी कि अपने पास खिलौने कितने बचे, 450। अब 450 इंटू 1.60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 720, कितना आ जाएगा 720। अब यहाँ पे देखिए 750 तो अपनी पहले की कॉस्ट थी, 700 रुपये बेचने पर मिल रहे हैं 720, यानी कि 30 रुपये का तो नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30/750 इंटू 100, यानी कि 4% की दोस्तों इसमें हानि हुई है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 97 नंबर प्रश्न है, एक किसान अपनी उपज का 60% मंडी में बेचता है, यदि शेष उपज का 10% लगान देने के बाद 72 किग्रा
यानी कि 72 क्विंटल गेहूं बचा रहे तो बताओ कुल कितना गेहूं पैदा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 60% तो मंडी में बेचता है, ठीक है, तो बचा कितना 40%, और 40 में से 10% वो दोस्तों लगान देता है, यानी कि बचा अपने पास कितना 30%। तो 30% बराबर 72 क्विंटल है, 30% बराबर 72 क्विंटल है। तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 7 या 21, ठीक है, तो 216 है क्विंटल है ये, तो हो जाएगा दोस्तों 90%, ठीक है। तो 100% कितना होगा, तो सीधा सा है, आप खुद भी इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें टोटल, देखिए टोटल इसमें कितना क्विंटल लगान देने के बाद 72 क्विंटल गेहूं बचा रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 7 या 21, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए टोटल है वो, सॉरी ये 36% है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज गलत बता दी, जो 40% बचा अपने पास में, 40% में से 10% लगान दे दिया, यानी कि अपने पास बचा कितना 36% बचा, यानी कि 36% बराबर कितना है 72 क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पे 100% बराबर कितना होगा, तो दोस्तों 100%, यानी कि अब देखिए 72 में अगर आप 36 का भाग दे देते हैं तो दोस्तों 1% बराबर 2 क्विंटल, ठीक है। 100% बराबर 200 क्विंटल होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में विषम आकृति अपने को छांटना है। तो विषम आकृति दोस्तों इसमें कौन सी हो जाएगी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो ये वाली आकृति है इसमें देखिए अन्य सभी है वो घड़ी की दिशा में घूम रही है, अन्य सभी है वो दोस्तों घड़ी की दिशा में घूम रही है, लेकिन ये दोस्तों घड़ी की दिशा में है वो नहीं घूम रही, विपरीत दिशा में घूम रही है। तो अपना 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कोई धन एक वर्ष में स्वयं का 81/16 गुना हो जाता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज तिमाही दे हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर अपने को इसमें ज्ञात करनी है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें ब्याज की दर हो जाएगी दोस्तों 200%, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, कन्हैया के 2 पुत्रों की आयु क्रमशः 15 वर्ष एवं 16 वर्ष है, वह उसके खातों में 21,000 रुपये को किस प्रकार जमा करवाए जिससे कि पुत्रों को उनकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर राशि समान प्राप्त हो सके। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो 10% है। अब यहाँ पे देखिए माना कि अपने बड़े पुत्र के धन है वो अपन x मान लेते हैं, ठीक है, और बड़े पुत्र के खाते में धन 3 वर्ष तथा छोटे पुत्र के खाते के अंदर दोस्तों 2 वर्ष जमा होगी। तो आप इसको निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10,000, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों 11,000 और 10,000 बनेंगे इसमें, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 101 नंबर प्रश्न है, राम ने किसी ब्याज की दर से 400 रुपये 5 वर्ष के लिए तथा 350 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए, यदि इस प्रकार उसको कुल ब्याज 183 रुपये प्राप्त हो तो ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर प्रतिशत अपने को इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसको तो आप नॉर्मल तरीके से सोल्व भी कर सकते हैं कि 400 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज प्लस 350 का 3 वर्ष का ब्याज, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 183 बराबर 400 इंटू 5 इंटू आर बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस में क्या करना है 350 इंटू 3 इंटू आर बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,300 बराबर 2,000 आर प्लस 1,050 आर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो है 6%,
6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर की रेट क्या निकलेगी इसमें? 6%। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 87, 83, 77, 69, 60। तो इसमें दोस्तों देखिए कुछ तो कम हो रहा है। अब कम क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए 87 में 83 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों -4, ठीक है, यानी कि चार चार कम किया। अब 83 में से 77 माइनस करें तो कितने बचे? तो -6, ठीक है, 6 माइनस के हुए। अब 77 में से 69 माइनस करें तो दोस्तों कितने बच गए? तो ये बच गए दोस्तों 8। यानी कि क्या चल रहा है? 4, 6, 8, अब आगे 10, ठीक है, और उससे आगे दोस्तों 12 होगा। यानी कि 60 में से अगर 12 गए तो 60 में से 10 गए तो कितना बचेगा? तो दोस्तों इसमें बचेगा 10 में 10 कम करे तो 50 बचेगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 50, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आकृति दे रखी है, ठीक है, आरेख दे रखी है, 3 वर्त क्रमशः हैं, व्यवसायी, राजनीति और शिक्षक, ठीक है। ये तीनों वर्त एक दूसरे को काटते हैं। कुछ संख्याएं दी गई है जिनमें यानी कि देखिए 1, 5, 7, 6, 2, 3 ये संख्या दे रखी है। तो 7 संख्या प्रदर्शित करती है। तो 7 संख्या है वे ये व्यवसायी भी है, राजनीतिज्ञ भी है और शिक्षित भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ एक राजनीतिक, शिक्षक, व्यवसायी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ राजनीति, शिक्षक, व्यवसायी हैं। आगे देखिए 104 नंबर प्रश्न है। ये देखिए ABCD एक समचतुर्भुज है। AC 16 तथा BD है वो 12 सेमी, और DC का मान अपने को ज्ञात करना है। अब DC का अपने को ज्ञात करें तो दोस्तों देखिए DC ज्ञात करें तो यहाँ पे CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो अपने को इसमें से आधा आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि एक हो जाएगा 8 सेमी और एक हो जाएगी 6 सेमी। तो सीधा सा है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64 प्लस 36 100, ये रूट में है। तो दोस्तों 10 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए संख्याओं में अंतराल के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। अंतराल के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 17 और 8 में कितने का गैप है? 9 का, ठीक है। 20 और 35 में कितने का गैप है? 15 का। 22 और 43 में कितने का गैप है? 21 का। और 18 और 25 में कितने का गैप है? तो 7 का। तो यहाँ पे 7 है वो अभाज्य संख्या है। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी वर्ग की परिधि को 50% कम कर देने पर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना कम हो जाएगा? तो दोस्तों सीधा सा है 75% कम होगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना। 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 107 नंबर प्रश्न है। एक आयत की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। इसके अंतर्गत बने अधिकतम व्यास के वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 मीटर अधिकतम व्यास का वर्त बन सकता है। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? πr²। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों r देखिए 22/7, चौड़ाई 6 मीटर है, ठीक है। तो 22/7 इंटू 3 ये जो 6 मीटर अधिकतम व्यास है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो 22/7 इंटू 3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 198/7, 198/7। तो इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों 28 सही 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं? 198/7 को 28 सही 2/7 लिख सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 108 नंबर प्रश्न है।
50 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े बगीचे के मध्य लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़े 2 मार्ग हैं। मार्गों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मार्गों का कुल क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए लंबाई के समानांतर मार्ग का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर दे रखा है, तो 50 × 3 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 150 वर्ग मीटर। अब देखिए चौड़ाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 40 मीटर दे रखा है, तो 40 × 3 कीजिए, कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। तो देखिए दोनों मार्गों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल इसमें कितना हो जाएगा, 3 मीटर चौड़ा दे रखा है, तो 3 × 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे देखिए 150 + 120 -9 कीजिए, तो अपना क्या बनेगा राइट आंसर, 261 मीटर। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 261 वर्ग मीटर। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 109 नंबर प्रश्न है, यदि यू वी और डब्लू, यदि यू वी और डब्लू का भाई है, यू है ये वी और डब्लू का भाई है और एक्स डब्लू की माँ है और वाई यू का पिता है, तो वाई के पिता एक्स के लगते हैं, तो क्या लगते हैं। ये तो दोस्तों आप डायग्राम बना के जैसा ही प्रश्न में बोल रहा है वैसा दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ससुर लगेगा इसका, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे परिमेय संख्या दे रखी है दोस्तों, देखिए, और आरोही क्रम क्या होगा ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका -7/10 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो -0.7, ठीक है। और आगे देखिए 5/8 दे रखा है, ठीक है, और 5/8 दे रखा है, तो इसका बनेगा दोस्तों इसमें 0.625 और यहाँ पे 2/-3, तो इसका बनेगा दोस्तों 0.66 माइनस में। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा 725, यानी कि -725 किसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए यहाँ पे कथन देखिए दोस्तों, कौन सा इसमें सत्य है वो बताना है। देखिए मैं आज की होटल की बुकिंग कैंसिल करना चाहूँगा क्योंकि मेरी दिल्ली की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए मैं आपके होटल 3 घंटे में नहीं पहुँच पाऊँगा, मिस्टर पांडे ने होटल के मैनेजर से फ़ोन पर कहा। निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए वहाँ दिल्ली जाने के लिए फ़्लाइट के अलावा और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था। दूसरा है आज कोहरा हटने की संभावना नहीं थी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, तो वो है दोस्तों इसमें दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दोस्तों ये आपको करना होगा, ये आपको देखिए JKLNOP क्यों ये 8 मंजिला इमारत है, कौन से बिल्डिंग में कौन कौन रहता है वो आपको इसमें बताना है। डायग्राम के थ्रू आप इसको बताना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। तो इसका ये आप प्रश्न है, ये आप सोल्व कर लेना। आगे चलता हूँ मैं 115 नंबर प्रश्न में। देखिए नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा एक कथन पर्याप्त है। तो यहाँ पे देखिए ABCDE कार्यालय के लिए चल पड़े, इनमें से अंत में कौन पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A B के तुरंत बाद पहुँचा, A है ये B के तुरंत बाद में पहुँचा, यानी कि B है वो A से पहले पहुँचा है, परंतु E से पहले, यानी कि A B के बाद पहुँचा परंतु E से पहले, यानी कि E है ये E से भी पहले पहुँचा है A पहले, ठीक है। D E के बाद पहुँचा परंतु C से पहले, D है वो E के बाद पहुँचा परंतु C से पहले, यानी कि C सबसे लेट है, D उससे ऊपर है, फिर E, फिर A, फिर B। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, तो इनमें से सबसे अंत में कौन पहुँचे, तो C पहुँचा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए कथन 1 है वो ही पर्याप्त है, तो इसमें अपना देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न और कथन दोनों आवश्यक है दोस्तों इसमें, ठीक है।
एक और दो दोनों कथन है वो आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण में 10 किलोमीटर चल गया साहब, ये मैंने इधर 10 किलोमीटर है वो चला दिया है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें और 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ये दाएं मुड़ गया और ये 5 किलोमीटर है वो चल गया। फिर दोस्तों देखिए, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो ये मैंने दाएं मुड़ा दिया और 10 किलोमीटर और चला दिया। अब देखिए, सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी किमी चलना पड़ेगा, तो दोस्तों 5 किलोमीटर चलेगा, 5 सीधा अपने घर पहुंचने के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सॉरी ये इधर चला 5 किलोमीटर और, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल देखिए 5 किलोमीटर तो ये चला, सॉरी बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चलेगा इधर, तो 5 और 10 कितने होते हैं 15, यानी कि 15 किलोमीटर चलेगा, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, यदि क्यू का अर्थ प्लस और ये सबके निशान के दिए गए हैं उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 35 के का मतलब क्या है, के का मतलब देखिए भाग, तो 35 भाग 5, क्यों का मतलब क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब देखिए जे का मतलब क्या होता है इनटू, तो ये हो जाएगा 8, टी का मतलब क्या है माइनस, तो ये 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये भाग दिया तो दोस्तों यहाँ पे अपने 7 बच गए और ये 8 चौका 32, यानी कि 7 + 32 - 2, ठीक है। अब यहाँ पे भागू जो, तो 32 और 7 कितने होते हैं 39, और 39 में से 2 गए तो कितने बच गए 37, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, तो दिए गए चित्र में आयत कितने हैं ये बताना है अपने को। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए, ठीक है, और 3 घटकों वाले दोस्तों इसमें हो गए 1 2 3 4, तो 8 और 8 तो 1 हो गए, 4 1 हो गए, ठीक है। अब 4 घटक वाले, तो दोस्तों 4 घटक वाले देखिए 1, फिर ये हो जाएगा इसमें 2, ठीक है, और फिर ये 3 और फिर ये 4, तो टोटल 4 घटक ये हो गए, तो 12 और 4 16, 16 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये आगे देखिए, कथनों को पढ़े और जानकारी से तर्क संगत सही निष्कर्ष की पहचान करें। तो यहाँ पे कथन देखिए, सरकार को सीमाओं पर ध्यान करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। तर्क देखिए, हाँ यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों की कर्तव्य निष्ठता में बढ़ोतरी करेगा। दूसरा देखिए, नहीं यह सार्वजनिक धन का अपव्यय है, तो इसमें दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा, तर्क एक ही इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 120 नंबर प्रश्न है, कथन देखिए यहाँ पर, दुकानदार ने संजय से कहा इनमें से यह 3 दरवाजों वाला फ्रिज आपकी ज़रूरतों के हिसाब से उपयुक्त रहेगा। पूर्ण धारणा देखिए, संजय को एक फ्रिज की आवश्यकता है। दूसरा देखिए, फ्रिज के 3 दरवाजे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसके अंदर दोनों ही अंतर्निहित है, तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही अंतर्निहित है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए कलकत्ता दे रखा है यहाँ पे, तो देखिए सी को डी लिख रखा है, ए को जेड लिख रखा है, ठीक है, एल को एम लिख रखा है, यानी कि इसमें क्या कर रखा है, सब में एक एक प्लस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी 1 + 1 माइनस कर रखा है, 1 प्लस और 1 माइनस लिख रखा है, यानी कि सी में अगर अपन 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा डी, और एम में 1 माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा, एल में 1 प्लस करेंगे तो एम। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मद्रास, मद्रास को इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है NZEQBR, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस और 1 माइनस का लगाना है अपने को। देखिए 70 व्यक्तियों के समूह में 37 को कॉफ़ी और 52 को चाय अच्छी लगती है, तो सीधा सा है 37 + 52 कर लो, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा 89। टोटल व्यक्ति कितने हैं 70, माइनस कर दो कितना बच गया 19, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ये अंग्रेजी वर्णमाला
श्रृंखला में बाईं ओर से छठे स्थान से शुरू होने वाला प्रत्येक अक्षर अपने अगले वाले अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर का छठा स्थान कौन सा होगा। तो यानी कि एक दूसरे को दोस्तों चेंज करना है सामने वाले के साथ में, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्यों आएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, फिर ये गोला आ गया, फिर इसमें 2 गोले आ गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें। अब अगली वाली संख्या कौन से आएगी ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आया, फिर दोस्तों ये वर्त दे दिया इधर, ठीक है, यानी कि वर्ग फिर वर्त। अब यहाँ पे 2 गोले हो गए, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, फिर यहाँ जाके 2 हो गए। अब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए 125 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न आप खुद सोल्व कर सकते हैं, वही मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। कोड से संबंधित है, कोड निशान आप चेंज कर लीजिए, जैसा ये बता रहा है वैसा का वैसा। मैं आपको डायरेक्ट इसमें उत्तर बता देता हूँ, इसमें 22 आएगा, ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, यानी कि 126 नंबर प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही माने भले ही वे आम तौर पर तथ्यों से भिन्न है। तो सीधा सा है, मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ यहाँ पे। देखिए सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है, सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है, ठीक है, सभी मिठाइयाँ हैं वो बिस्किट हैं, बिल्कुल सही है ये वाला। आगे देखिए सभी बिस्कुट केक है, तो सभी बिस्कुट यहाँ पे केक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए सभी केक बिस्कुट है, सभी केक है वो बिस्कुट है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए सभी मिठाइयाँ केक है, तो सभी मिठाइयाँ हैं वो क्या है, केक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो निष्कर्ष एक निकलता है और न ही निष्कर्ष दोनों, ठीक है। तो इसका सभी केक बिस्कुट है, ठीक है, सभी मिठाइयाँ केक हैं, सभी मिठाइयाँ यहाँ पे बिस्कुट है, केक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सीरीज को पूरा करने के लिए विकल्प चुने, तो ABEFIJQR, तो इसमें क्या है देखिए AB, तो ये कितने टोटल कितना का हो गया इसका, देखिए इसमें 2 का। EF 5-6 नंबर पे, IJ 9-10 पे, MN तो इसमें MN आएगा 13-14 नंबर पे। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अब देखिए ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति में से बताना है कि ये आकृति किस में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये आकृति है वो इसमें है, ये देखिए आपको ये दिख रही होगी, 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी कूट भाषा में बड़े अक्षर और उनसे मेल खाते कोड निम्नलिखित हैं, तो यहाँ पे ये कोड दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ, वो होगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए ये 131 नंबर प्रश्न है, ये आप सभी को पता है कि ये साजिश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा मैं आपको बता ही दूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6:2:9, ठीक है। तो ये आप सोल्व कर लेना, ये क्वेश्चन है, ये आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको सोल्व करते जाइए, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और 132 नंबर प्रश्न है, इसका भी दोस्तों आप सोल्व कर लेना, 2400 इसका राइट आंसर आएगा। 133 नंबर प्रश्न है, ये चक्रवर्ती ब्याज से ऋण से संबंधित है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000। और 134 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 49.5 की ग्राह, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और 2 बेलनों के अर्धव्यास का अनुपात 2:3 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20/27, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित अपन प्रश्न कर लेते हैं इसमें जल्दी से। देखिए कंप्यूटर के डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की प्रयुक्त की जाती है, तो वो है F5, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा F5। आगे देखिए
ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अल्टर प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो ये किया जाता है दोस्तों चल रहे प्रोग्रामों को के बीच स्विच करने के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 138 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो वो है सुपरस्क्रिप्ट है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो पेज मार्जिन का प्रकार है वो दोस्तों मध्य नहीं है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन MS वर्ड 2010 की स्क्रीन के रूलर में उपलब्ध नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें मध्य इंटेंड। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में वैध सेल का पता है? निम्न में से कौन MS एक्सेल 2010 में वैध सेल का पता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है A1। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2010 में प्रत्यक्ष रूप से डाटाबेस में संबंध साधने के लिए संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक से एक से अनेक, अनेक से अनेक। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट 2010 में कस्टम एनिमेशन कार्य फलक को पूर्व निर्धारित या कस्टम गति पथ में लागू करने की अनुमति देता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रभाव को जोड़ना। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है? तो ये बनाता है दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स टूल। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, URL का विस्तृत रूप है, यानी कि URL की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, क्वेरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कीबोर्ड से। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रोम, CPU, रैम और विस्तार कार्ड को धारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मदरबोर्ड। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क एक एकल चिप पर समाहित होता है जिसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें हैंड हेल्ड कंप्यूटर का एक उदाहरण है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों PDAS। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको पटवारी नंबर 2 यानी कि पटवार भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 2 नंबर का है वो पूरा हो चुका है। आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।